परिवार के साथ भोजन का समय लें। कई महान पारिवारिक परंपराओं में से एक जो मेरी अद्भुत माँ ने हमारे लिए तब बनाई थी जब मैं बड़ा हो रहा था, वह थी हर दिन पारिवारिक भोजन करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें यात्रा में क्या गतिविधियां करनी थीं। मेरे पिता, मेरे भाई और मैं रात के खाने के लिए घर आने के लिए बाध्य थे, जहां हम सभी फिर से जुड़ सकते थे और उस दिन के बारे में अपनी कहानियां साझा कर सकते थे जो करीब आ रहा था। मेरे पिताजी अक्सर खाने की मेज पर जाते थे और हमसे कोई एक नई चीज साझा करने के लिए कहते थे जो हमने सीखी थी, या फिर वह अपनी शर्ट की जेब में रखी अखबार की कतरन निकालता और हमें कहानी से संबंधित जीवंत चर्चा में शामिल करता। दैनिक पारिवारिक भोजन की विशेष परंपरा ने हमारे परिवार को करीब ला दिया और मुझे कई सुखद यादें दी। यह एक परंपरा है जिसे मैंने अब अपने पारिवारिक जीवन में शामिल कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी इसे जारी रखेंगे। आपके परिवार के भोजन में रात का खाना होना जरूरी नहीं है। हम व्यस्त समय में रहते हैं, हमारी अंतहीन व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं हैं। हमारे बच्चों के पास फुटबॉल अभ्यास, पियानो पाठ और बैले कक्षाएं हैं, जिससे शाम के शुरुआती घंटों में शांत भोजन करना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका शेड्यूल इसके लिए अनुमति देता है, तो आपका पारिवारिक भोजन नाश्ते या दोपहर के भोजन के साथ हो सकता है। यह दिन के अंत में दूध और कुकीज का त्वरित नाश्ता भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन लोगों के साथ रोटी तोड़ने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं और एक समृद्ध, अधिक सार्थक पारिवारिक जीवन बनाने के लिए लगातार काम करते हैं। धोखेबाज बने। शोध से पता चला है कि आप जिस तरह से कार्य करते हैं वह आपके विचारों को प्रभावित करता है। यदि आप जमीन की ओर देखते हैं, झुक जाते हैं और आम तौर पर खुद को शारीरिक रूप से एक अवसादग्रस्त व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो आप अंततः उदास महसूस करना शुरू कर देंगे। दूसरी ओर, यदि आप मुस्कुराते हैं और हंसते हैं और अपना सिर ऊंचा करके सीधे खड़े होते हैं, तो आप जल्द ही पाएंगे कि आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं, भले ही शुरुआत में आपका मूड बहुत अच्छा न रहा हो। इस जानकारी का उपयोग करके आप इसे बनाने तक नकली बनाना शुरू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप उस तरह का व्यक्ति होने का दिखावा कर सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। लगातार एक अत्यधिक उत्साही व्यक्ति या वास्तव में आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में कार्य करने से आप अंततः इन व्यक्तिगत गुणों को अपना लेंगे। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा कार्य करें। तकनीक की शक्ति को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जिसमें मनोवैज्ञानिकों की एक टीम ने भावनात्मक रूप से सुरक्षित कॉलेज के छात्रों के एक समूह को लिया और उन्हें एक नकली जेल सेटिंग बेतरतीब ढंग से दो समूहों में विभाजित कर दिया। पहले समूह को जेल प्रहरियों की तरह काम करने का निर्देश दिया गया, जबकि दूसरे समूह को बताया गया कि समूह के सदस्य इस प्रयोग से इतने नाटकीय रूप से प्रभावित हुए कि मनोवैज्ञानिकों को केवल 6 दिनों के बाद इसे समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैदी गंभीर रूप से उदास, उन्मादी हो गए थे और रोने से पीड़ित थे, जबकि गार्ड क्रूर और लापरवाही से व्यवहार कर रहे थे। जैसा कि यह अध्ययन पुष्टि करता है, ऐसे कार्य करना तकनीक आपके व्यवहार को संशोधित करने और खुद को उस व्यक्ति में बदलने का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है जिसे आप बनने की योजना बना रहे हैं। सार्वजनिक भाषण पाठ्यक्रम लें। एक पेशेवर वक्ता के रूप में जो नेतृत्व, व्यक्तिगत प्रभावशीलता और जीवन सुधार में माहिर है, मुझे उन कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य मिला है जिनमें ब्रेन ट्रेसी, प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता, प्रोफेसर जॉन कोटर जैसे दुनिया के कुछ शीर्ष विशेषज्ञ शामिल हैं। सम्मानित बिजनेस गुरु,
अभिनेता क्रिस्टोफर रीव जैसी मशहूर हस्तियां और ज्वेल जैसे संगीत सुपरस्टार। मैं प्रति वर्ष लगभग 75 प्रमुख सम्मेलनों में मुख्य भाषण देता हूं और पूरे उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन और एशिया में बड़े दर्शकों से बात करता हूं। फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर एक समय सार्वजनिक रूप से बोलना था। जब मैं स्कूल में था तो असफलता के डर से लोगों के सामने बोलने का कोई भी अवसर टाल देता था। यदि कोई शिक्षक मुझसे कक्षा में मौखिक रिपोर्ट देने या किसी निश्चित विषय पर बोलने के लिए कहता है, मैं हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी कि सार्वजनिक रूप से बोलने के मेरे डर ने मेरे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं किया और मुझे कई चीजें करने से रोका, जिनके बारे में मैं अपने दिल में जानता था कि मैं कर सकता हूं। जब तक मैंने डेल कार्नेगी संगठन से सार्वजनिक भाषण का पाठ्यक्रम नहीं लिया तब तक मैंने बदलाव करना शुरू नहीं किया था। और एक बार जब मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए एक नई दुनिया सामने आ गई। तब से मुझे पता चला है कि मैं अपने डर में अकेला नहीं था। यह बताया गया है कि अधिकांश लोग दर्शकों के सामने बोलने से मृत्यु से भी अधिक डरते हैं। लोगों के एक बड़े समूह से बात करना हमें सुरक्षा के उस घेरे से बाहर निकालता है जिसमें हम रहते हैं और हमें पूरी तरह से विदेशी अनुभव का सामना करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन दो चीजें सार्वजनिक रूप से बोलने के आपके डर, साथ ही उस मामले में किसी भी अन्य डर को नाटकीय रूप से कम कर सकती हैं: तैयारी और अभ्यास। एक सार्वजनिक भाषण पाठ्यक्रम लेने से जो आपको समूहों के सामने बोलने के लिए तैयार करेगा और आपको समूह के सामने अभ्यास करने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगा, आप जल्द ही अपने डर पर काबू पा लेंगे और अंततः उस पर काबू पा लेंगे। छोटे छोटे विचार सोचना बंद करें। ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली ने एक बार कहा था, अपने दिमाग को महान विचारों से पोषित करें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। उनकी बातें बहुत गहरी हैं और उनकी बुद्धिमत्ता की बात स्पष्ट है। यह वह नहीं है जो आप हैं जो आपको जीवन में रोक रहा है। यह वही है जो आप सोचते हैं कि आप नहीं हैं। यह वही है जो आपके भीतर की दुनिया में चल रहा है, जो आपको वह सब पाने से रोक रहा है जो आप चाहते हैं। और जिस क्षण आप इस अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपने दिमाग को इसके सभी सीमित विचारों से मुक्त करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों में लगभग तत्काल सुधार देखेंगे। अपने प्रेरक सेमिनारों में मैं अपने दर्शकों से कहता हूं, यदि आप अपने सपनों का पीछा नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी सीमाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे भाई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नेत्र सर्जन ने एक बार मुझे एम्ब्लियोपिया नामक एक चिकित्सा स्थिति के बारे में बताया था। एक स्थिति जो तब होती है जब एक छोटे बच्चे की स्वस्थ आंख पर एक पैच लगा दिया जाता है। जब पैच हटा दिया जाता है तो बच्चे की एक अच्छी आंख की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। आंख को ढकने से उसका विकास रुक जाता है और अंधापन हो जाता है। हम में से बहुत से लोग एम्ब्लियोपिया के अपने ही रूप से पीड़ित हैं। हम में से बहुत से लोग एम्ब्लियोपिया के अपने जीते हुए रूप से पीड़ित हैं। हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन गुजारते हैं, बड़े सपने देखने से डरते हैं और वही काम करते हैं जिनसे हम डरते हैं। नतीजा हमेशा एक ही होता है, एम्ब्लियोपिया से पीड़ित बच्चे की तरह हम अंततः अपनी दृष्टि खो देते हैं और अपने बाकी दिन बहुत ही सीमित गतिविधि क्षेत्र में बिताते हैं। बहुत से लोग छोटा जीवन जीते हैं। हम में से बहुत से लोग 20 की उम्र में मर जाते हैं और 80 की उम्र में दफनाए जाते हैं। याद रखें, जो व्यक्ति रोके जाने से इनकार करता है उसे कोई नहीं रोक सकता।
अधिकांश लोग वास्तव में असफल नहीं होते, वे बस प्रयास करना छोड़ देते हैं। और अधिकांश सीमाएं जो आपको आपके सपनों से दूर रखती हैं, स्वयं द्वारा थोपी गई हैं। इसलिए छोटी सोच की बेड़ियां छोड़े, बदलाव के लिए बड़े सपने देखने का साहस रखें और स्वीकार करें कि विफलता आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि सेनेका ने कहा, ऐसा इसलिए नहीं है कि चीजें कठिन हैं इसलिए हम हिम्मत नहीं करते, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते कि वे कठिन हैं। उन चीजों के बारे में चिंता न करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। बार बार जब मैं अपने जीवन में एक चुनौती का सामना करता हूँ तो मैं रेनहोल्ड नेबुहर की शांति प्रार्थना पर लौटता हूँ। भगवान, हमें चीजों को शांति के साथ स्वीकार करने की कृपा दें जिसका जप नहीं किया जा सकता। जिन चीजों को बदला जाना चाहिए उन्हें बदलने का साहस और एक को दूसरे से अलग करने की बुद्धि। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो मेरे नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभ्यास से गुजरा, उसने पाया कि उसकी 54% चिंताएं उन चीजों से संबंधित थीं जो संभवतः कभी नहीं होंगी। 26% पिछले कार्यों के बारे में थे जिन्हें बदला नहीं जा सका। 8% उन लोगों की राय से संबंधित थे जिनकी राय वास्तव में उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। 4% व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित थे जिनका उन्होंने अब तक समाधान कर लिया है, और केवल 6% ही उनके ध्यान के योग्य वास्तविक मुद्दों से संबंधित थे। उन चिंताओं को पहचानने और फिर उन्हें दूर करने से जिनके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था या जो उसकी ऊर्जा की पूरी बर्बादी थीं, इस व्यक्ति ने 94% समस्याओं को समाप्त कर दिया जिन्होंने उसे परेशान किया था। चलना सीखें। लगभग 10 साल पहले मुझे अपने पिता से मेल में एक पैकेज मिला। उसमें एक घिसी-पिटी पुरानी किताब थी जिसके अंदर के कवर पर निम्नलिखित शिलालेख था, प्रिय रॉबिन, कुछ समय पहले मैंने यह किताब एक ऐसे स्टोर से ली थी जो सेकेंड हैंड किताबें बेचता है। हालांकि इस पुस्तक के लिए भुगतान किया गया पैसा नाम मात्र था, लेकिन इसकी कुल संपत्ति जबरदस्त है। मुझे इसे पढ़कर बहुत आनंद आया और मुझे आशा है कि आपको भी आएगा। पिता से प्यार। 1946 में प्रकाशित इस पुस्तक का नाम गेटिंग द मोस्ट आउट है और यह ज्ञान साहित्य और स्वसहायता पुस्तकों के मेरे पुस्तकालय के खजाने में से एक है। मैं उन लघु निबंधों पर लौट आया हूं जिनमें जीवन सुधार विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसका शीर्षक है जागो और जियो। लंबे समय तक जीने का व्यवसाय और दिन के 24 घंटे कैसे जिएं। पिछले कुछ वर्षों में कई बार और पेश किए गए पाठों से काफी विकास हुआ है। यह वास्तव में एक अमूल्य संपत्ति है। हाल ही में एक बरसात के दिन मैंने किताब निकाली और विभिन्न अध्यायों को पलटा और कैसे सैर करें शीर्षक वाले अध्याय पर रुक गया। इसमें लेखक एलन डेवो ने इस बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की है कि कोई व्यक्ति पैदल चलने से सर्वोत्तम लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले वह सलाह देते हैं, सैर का कभी भी कोई विशेष उद्देश्य नहीं होना चाहिए। किसी गंतव्य के बजाय आपको बस पैदल चलने की सुंदरता में ही डूब जाना चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी सैर पर अपनी चिंताएं अपने साथ नहीं ले जानी चाहिए। उन्हें घर पर ही छोड़ दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यात्रा के अंत तक वे आपके दिमाग में और भी गहराई से जड़ें जमा लेंगे। और अंत में पूरी तरह जागरूक रहें। दृश्यों, ध्वनियों और गंधों पर पूरा ध्यान देने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करें। पेड़ों पर पत्तियों के आकार का अध्ययन करें। बादलों की सुंदरता और फूलों की खुशबू का निरीक्षण करें। जैसा कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला, आखिरकार दुनिया इतनी असहनीय नहीं है जब किसी व्यक्ति को इसे देखने, इसे सूंघने,
इसकी बनावट को महसूस करने और इसके साथ अकेले रहने का मौका मिलता है। दुनिया के साथ यह परिचय उस जादुई खुशी और आश्चर्य का नवीनीकरण जो आपको बचपन में महसूस हुआ था, यही सैर करने का उद्देश्य है। अपनी जीवन कहानी फिर से लिखें। समय के बारे में सबसे अद्भुत चीजों में से एक यह तथ्य है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में कितना समय बर्बाद किया है। अगला घंटा जो आपके सामने आएगा वह एकदम सही, बेदाग और आपके लिए इसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए तैयार होगा। अतीत में आपके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, आपका भविष्य बेदाग है। एहसास करें कि हर सुबह अपने साथ एक पूरी तरह से नया जीवन शुरू करने का अवसर लेकर आती है। यदि आप चुनते हैं तो कल वह दिन हो सकता है जब आप पहले उठना, अधिक पढ़ना, व्यायाम करना, अच्छा खाना और कम चिंता करना शुरू करेंगे। जैसा कि लेखक एशले ब्रिलियंट ने कहा है, किसी भी क्षण मैं उस व्यक्ति से अधिक बनना शुरू कर सकता हूं जैसा मैं बनने का सपना देखता हूं, लेकिन मुझे कौन सा क्षण चुनना चाहिए? कोई भी आपको अपनी पत्रिका खोलने और एक खाली पन्ने पर अपने जीवन की कहानी दोबारा लिखने से नहीं रोक रहा है। इसी मिनट में आप यह तय कर सकते हैं कि आप इसे किस तरह से प्रकट करना चाहते हैं, केंद्रीय पात्रों को बदलना चाहते हैं और एक नया अंत बनाना चाहते हैं। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आप ऐसा करना चुनेंगे? याद रखें, वह व्यक्ति बनने में कभी देर नहीं होती जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। एक पेड़ लगाओ। प्राचीन पूर्वी सोच के अनुसार एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी: एक बेटा होना, एक किताब लिखना और एक पेड़ लगाना। सोच यह है कि ऐसा करने से आपके पास 3 विरासतें होंगी जो आपके मरने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहेंगी। जबकि स्पष्ट रूप से एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन के कई और तत्व हैं। मैं सूची में बेटी होने की खुशी भी जोड़ूंगा। पेड़ लगाने का विचार एक उत्कृष्ट विचार है। एक पेड़ को पौधे से ऊंचे बांझ वृक्ष में विकसित होते देखना आपको समय के दैनिक प्रवाह और प्रकृति के चक्रों से जोड़े रखेगा। जिस प्रकार पेड़ बढ़ता और परिपक्व होता है, उसी प्रकार आप भी एक इंसान के रूप में अपने व्यक्तिगत मार्ग और विकास को चिह्नित करने में सक्षम होंगे। यदि आपके बच्चे हैं, तो आप उनमें से प्रत्येक के सम्मान में एक पेड़ लगाना भी चाह सकते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, आप उनकी अलग अलग उम्र को चिह्नित करने के लिए ट्रंक पर निशान बना सकते हैं। तब प्रत्येक पेड़ एक अलग जीवन चरण का जीवंत रिकॉर्ड बन जाता है। अपने परिवार के प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़ लगाना प्रेम का एक अद्भुत और रचनात्मक कार्य है, और इसे आपके बच्चे आने वाले कई वर्षों तक याद रखेंगे। अपनी शांति का स्थान ढूंढें। हर किसी को एक अभयारण्य या शांति का स्थान की आवश्यकता होती है जहां वे शांत और शांति से रह सकें। यह विशेष स्थान तनाव की दुनिया में आपके लिए नखलिस्तान के रूप में काम करेगा। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां आप उन दैनिक गतिविधियों से बच सकते हैं जो आपके समय, ऊर्जा और ध्यान की मांग करती हैं। आपके अभयारण्य को फैंसी होने की आवश्यकता नहीं है। एक अप्रयुक्त शयनकक्ष या अपार्टमेंट का एक कोना जहां मेज पर कुछ ताजे कटे हुए फूल हों, अच्छा रहेगा। यहां तक कि आपके पसंदीदा पार्क में एक लकड़ी की बेंच भी आपके लिए शांति का स्थान बन सकती है। जब आपको लगे कि आपको कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत है, तो इस अभयारण्य में जाएं और कुछ आंतरिक विकास गतिविधियां करें जिन्हें व्यस्त दिन के दौरान नजरअंदाज करना बहुत आसान है। अपनी पत्रिका में लिखें या क्लासिक संगीत का कोई सुखदायक अंश सुनें। अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श दिन की कल्पना करें।
उस किताब से गहराई से पढ़े जो आपकी माँ हमेशा आपको पढ़ने के लिए कहती थी, या ज्ञान की किताब से। या बस 30 मिनट तक कुछ न करें और एकांत की नवीकृत शक्ति को हावी होने दें। अपने लिए थोड़ा समय निकालना कोई स्वार्थी कार्य नहीं है। अपने आंतरिक भंडार को पुनः भरने से आप और अधिक दे सकते हैं, अधिक कर सकते हैं और दूसरों के लिए अधिक बन सकते हैं। अपने मन और आत्मा की देखभाल के लिए समय निकालने से आप संतुलित, उत्साही और युवा बने रहेंगे। और जैसा कि एलेफ फेलन ने एक बार कहा था, युवा जीवन का समय नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। लोग अपने आदर्शों को त्याग कर और युवावस्था की चेतना को उखाड़कर ही बूढ़े होते हैं। साल त्वचा पर झुर्रियां डालते हैं, लेकिन उत्साह छोड़ने से आत्मा झुर्रियां पड़ती है। आप उतने ही बूढ़े हैं जितना आपका संदेह, आपका डर, आपकी निराशा। युवा बने रहने का तरीका है अपने विश्वास को युवा बनाए रखना। अपना आत्मविश्वास जवान रखें। अपनी आशा को युवा बनाए रखें।